Hello everyone, this is Dheeraj Suri, and today in this video I am going to discuss with you RBI's monetary policy. See, in India, in every 2 months, RBI announces its monetary policy. जैसे हमारे यहाँ पे एक RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसमें 6 मेंबर्स होते हैं और वो लोग हर 2 महीने में एक मीटिंग करते हैं जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि इकॉनमी में लिक्विडिटी की सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए या कंट्रोल किया जाए। देखिए, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है? ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जो जो लोग इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन उनको कुछ की टर्म्स का मतलब पता नहीं है, ठीक है, तो उनको एक जनरल आइडिया देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उनके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स है, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, जहाँ पे इन सब चीज़ों की बहुत डिटेल में डिस्कशन है। अगर किसी को उस कोर्स को ज्वाइन करने की अगर रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जब सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनाउंस की, तो इट वाज ए नॉन इवेंट। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही उसमें हुआ, लेकिन कुछ की टर्म्स आपने वहाँ पे सुनी होंगी ज़रूर। एक आपने सुना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जीडीपी ग्रोथ रेट, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन। तो ये टर्म्स क्या हैं, इनका क्या मतलब है, और ये जो टर्म्स हैं, ये इन टर्म्स का इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है। पर्टिकुलरली वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट, देखिए पिछले 1 साल में क्या हुआ है, कोविड के आने के बाद 1.5 साल में बहुत सारे लोग जो कि अलग अलग प्रोफेशंस में हैं, कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और बहुत सारे प्रोफेशंस में लोग हैं, खासकर जो एजुकेटेड हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट में काम करने लगे हैं क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो उनके मन में भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये सब टर्म्स क्या है। इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन ये टर्म्स को जानने की इच्छा है कि उसके बेसिस पे अपना वो माइंड मेकअप कर सके। तो बेसिकली ये वीडियो जनरल पर्पस वीडियो है सबके लिए। मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि क्या है ये टर्म्स, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इसका एक बर्ड्स आई व्यू दूंगा, जिसको डिटेल में पढ़ना मैंने बता दिया कि उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक कोर्स है। पहले बात करते हैं कि आज आरबीआई गवर्नर ने क्या अनाउंसमेंट करी। जैसे मैंने कहा कि इट वाज ए नॉन इवेंट, क्योंकि ये एक जनरल कंसेंसस था कि आरबीआई जो है वो इन रेट्स को चेंज नहीं करेगा। आरबीआई ने क्या अनाउंसमेंट करी, जो रेपो रेट है, अभी बताऊंगा रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सबका मतलब डिटेल में समझाऊंगा, इसका इंप्लीकेशन क्या है वो भी समझाऊंगा। ये जो रेपो रेट है, इट हैज बीन केप्ट अनचेंज्ड एट 4%, reverse repo rate has been kept unchanged at 3.35%, marginal standing facility again it remained unchanged at 4.25%, रियल जीडीपी ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है आरबीआई की वो 9.5% है, और इन्फ्लेशन को लेकर जो उनकी प्रोजेक्शन है वो 5.3%, ठीक है। अब देखिए, ये जो बात हो रही है रेपो रेट की, ये जो रेपो रेट है इसको आरबीआई ने अनचेंज रखा है 4% पे। मई 2020 में आरबीआई इसको 4% पे लेकर आया था, उससे पहले 4.4% था, उससे पहले और ज्यादा था। और जब कोविड सामने आया और कोविड के आने के बाद ऐसा लगा कि इकॉनमी एकदम से रिसेशन में जा सकती है, तो उसको उस रिसेशन में जाने से बचाने के लिए आरबीआई ने ये रेट्स को कम किया था, रेपो रेट को कम किया था। अब आपके मन में क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है कि सर ये रेपो रेट है क्या, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इकॉनमी के ऊपर, और इसको कम करने से क्या फायदा होगा, और अभी अनचेंज रखा तो क्या होगा, अगर घटा देते और तो क्या होता, बढ़ा देते तो क्या होता। ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं, बहुत नेचुरल है। इसी के लिए इनको डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे अभी आपके सामने हाजिर हूँ, आपको बता दूँ सबको मतलब क्या। पहले बात करते हैं रेपो रेट की। देखिए, अगर आपको लोन चाहिए, सोचिए अगर आपको लोन चाहिए तो आप किसके पास जाएंगे। मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, ऐसे अपने दोस्तों से भी लोन लिया जा सकता है, मगर मैं बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशंस की। तो अगर हमको लोन चाहिए, मुझे घर खरीदना है, मुझे लोन चाहिए, मुझे कार खरीदनी है, मुझे लोन चाहिए, एजुकेशन लोन भी मिलता है, मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है उसके लिए लोन चाहिए, ठीक है। तो हम लोन लेने किसके पास जाते हैं, लेंडर्स कौन है, कमर्शियल बैंक्स जो है वो लेंडर्स हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनसे लोन लेते हैं, और उस लोन से फिर हमको अगर घर खरीदना है तो घर, कार खरीदनी है कार, जो भी स्कूटर खरीदना है, बाइक खरीदनी है, वो सब काम हम उससे करते हैं। अब सोचिए अगर उन कमर्शियल बैंक्स को लोन लेना है तो वो किसके पास जाएंगे, आरबीआई को बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट।
आरबीआई को बोलते हैं बैंकर्स बैंक, वो बैंक्स का बैंकर है। तो अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब अगर आरबीआई से आप लोन लेंगे, आप मतलब कमर्शियल बैंक से अगर लोन लेंगे, तो उस लोन को लेने के बदले कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा, और वो वैसा मैकेनिज्म नहीं है जैसा हम लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, रेपो में ये रीपर्चेज ऑप्शन है, रीपर्चेज, ठीक है, रेपो रीपर्चेज ऑप्शन, रेप रीपर्चेज ओ ऑप्शन, रेपो रीपर्चेज ऑप्शन, या इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। यहां पे क्या है, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को कुछ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनके पास कमर्शियल बैंक्स को अपने पास लिक्विडिटी में कुछ एसएलआर के तौर पे कुछ सिक्योरिटीज का रखना होता है, ठीक है। ये एक अलग कंसेप्ट है एसएलआर का, सीआरआर एक अलग कंसेप्ट है, जिसको फिर कभी किसी और वीडियो में करेंगे डिस्कस। और जो लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं, या जैसे मैंने कहा जिन लोगों को सब कुछ डिटेल में पढ़ने के लिए कोर्स है हमारे पास, तो वो अपने पास कुछ सिक्योरिटीज रखते हैं। अब उनको लोन चाहिए तो वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक को सेल करते हैं, और सेल करके सेंट्रल बैंक से पैसा लेते हैं। लेकिन सिर्फ सेल नहीं करते, ये एग्रीमेंट भी करते हैं कि इतने दिन बाद हम इन सिक्योरिटीज को आपसे वापस परचेज करेंगे, और वो परचेज करने का जो प्राइस है वो पहले से ही तय है, किस प्राइस पे वो तय परचेज करने वाले हैं, ठीक है। अभी उन्होंने सेल किया है और वो डिसाइड करते हैं कि इतने दिन बाद हम वापस इसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे, राइट। अच्छा, तो ये रीपर्चेज एग्रीमेंट है। आपने एक तरह से कह लीजिए उनको प्लेज किया, उनको प्लेज करके पैसे लिए और बाद में पैसे देके उनको वापस ले लिया। ऑब्वियसली जब आप उनको दे रहे हैं तो कम प्राइस पे देंगे, आपको जो पैसे मिलेंगे कम मिलेंगे, और आपको जब वापस करने हैं तो ज्यादा पैसे देने होंगे, राइट। लेकिन एक रीपर्चेज एग्रीमेंट है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दो तरह के होते हैं ये, एक तो ओवरनाइट होते हैं, आपने आज लिया और कल ही पैसा वापस करना है। आप कहेंगे सर ऐसा क्या होगा कि आज लेके कल वापस करना है? देखो, कमर्शियल बैंक की नीड्स बहुत डाइवर्सिफाइड होती हैं, उनको ओवरनाइट भी पैसा चाहिए होता है, आज लेके कल वापस भी करते हैं। या फिर 7 डेज का रेपो होता है, या 14 डेज का होता है, 28 डेज का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा उधार ले रहे हैं तो उसका ये एग्रीमेंट है, रेपो रीपर्चेज ऑप्शन, राइट। समझ गए इतनी बात? अब ये जो रेपो रेट है, अगर मान लीजिए कभी ये 6% हुआ करता था, फिर गिरते गिरते अभी 4% पे आ गया, ये वन ऑफ द अपने लोएस्ट लेवल्स पे खड़ा है आज के टाइम पे, और मई 2020 से यहां तक एक लोएस्ट लेवल पे खड़ा है। इसके कम करने से आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कम किया था इसको, और बढ़ा क्यों नहीं रहे? इस बात की आशंका थी, अभी ओमिक्रॉन आ गया तो उस वजह से, वरना आज की पॉलिसी में इस बात की पूरी आशंका थी कि आरबीआई गवर्नर ये कहते हैं कि अब के बाद हम कोशिश करेंगे इसको धीरे धीरे बढ़ाने की, ठीक है। अब बढ़ा क्यों नहीं रहे, उसको कम करने का फायदा क्या है? देखिए, जब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से पैसा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो नेचुरल है वो भी, उनकी बोरिंग कॉस्ट कम है कमर्शियल बैंक्स की, तो वो भी आगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लोगों को उधार देते हैं। जिसको घर खरीदना है उसके लिए गोल्डन टाइम था ये 1-1.5 साल, एकदम लीस्ट पे हाउसिंग लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट खड़े थे, ठीक है जी। तो अगर कमर्शियल बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है तो वो भी आगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेंड करते हैं। तो घर खरीदने वाले को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, लोग इससे क्या करेंगे, ज्यादा घर खरीदेंगे, ज्यादा कार खरीदेंगे, ज्यादा मोटरसाइकिल खरीदेंगे, ज्यादा स्कूटर खरीदेंगे। बिजनेस को, फर्म्स को बिजनेस करने के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, लोन लेंगे, बिजनेस करेंगे। तो आरबीआई का पर्पस यही था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो ताकि इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो। कोविड की वजह से क्या खतरा हो गया कि लोग जो हैं डिमांड एकदम बंद कर देंगे, एक अनसर्टेनिटी आ गई थी, पता नहीं कल क्या होगा, ठीक है। उस अनसर्टेनिटी के चलते लोग क्या करते हैं, अपना खर्चा कम कर देते हैं। अब अगर लोगों को, आपको ये समझाना है कि भाई आपको खर्चा करना है, क्योंकि एक आदमी खर्च करेगा तो ही दूसरा कमाएगा, इसी से इकोनॉमी चलती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंसेंटिव देना पड़ेगा। इंसेंटिव कैसे दिया, रेपो रेट को कम करके। कब कम किया था, मई 2020 में, ठीक है। तो रेपो रेट से क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक्स की जो लेंडिंग है, लेंडिंग कॉस्ट कम हो रही है, वो आगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंडिंग, लोगों को पैसा उधार दे रहे हैं, तो इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो रही है। लोग उधार ले रहे हैं, उधार लेकर लोग सामान खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं। इकोनॉमी के अंदर डिमांड जनरेट हो रही है, और हम आरबीआई इस तरह से इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से रोकता है। तो फिर भाई कम ही रहने दो, बढ़ाते क्यों? अगर इतना फायदा है तो कम रहने दो इसको। सर देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट भी है,
अगर सब लोग के पास पैसा होगा और सब लोग किसी एक सामान को खरीदने के लिए भागेंगे तो क्या होगा, उसके प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन के अपने कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन्फ्लेशन के, जो डिटेल में हमने क्लासेस में अपने डिस्कस करे हुए हैं। खैर मेरा आज का पर्पस वो नहीं है इन्फ्लेशन क्या है, क्यों क्यों है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, वो डिस्कस करना पर्पस नहीं है। लेकिन ये समझना है कि इन्फ्लेशन, महंगाई, आपने सुना है ना, आपने सुना है कि जहाँ पे वो गाना गाता है, वो सैयां बहुत कमाता है, महंगाई डायन खाया जाता है। और देखो गवर्नमेंट इलेक्शन हार जाती हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। अगर आलू प्याज महंगे हो जाए, टमाटर महंगे हो जाए, सब चीज़ें महंगी हो जाए, तो लोग इलेक्शन, जो सरकारें होती है चुनाव हार जाती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का इसके ऊपर एक बड़ा कीन फोकस होता है, और इन्फ्लेशन के इकोनॉमी के ऊपर बहुत गहरे असर पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए उसको कंट्रोल करना आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मॉडर्न सेंट्रल बैंकर्स हैं, आज के टाइम के जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, उनकी जो पॉलिसी भी होती है वो होती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे होते हैं कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, और उनके टारगेट में रहता है इन्फ्लेशन जो है वो 4% के आसपास ही रहे, उससे ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। अगर इन्फ्लेशन 4% से ऊपर जाएगा तो वो थोड़े से उसमें फिर उनको जो है यहाँ पे चीज़ें जो है कंट्रोल करने की इच्छा जागती है कि उसको रोका जाए। इसलिए मैंने कहा कि जब इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 5.3% पे है, तो इस बात की उम्मीद थी, अगर ओमिक्रॉन का खतरा ना होता तो इस बात की उम्मीद थी कि सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, वो इस बार जरूर कोशिश करता कुछ ना कुछ इंडिकेशन देने के कि हम यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ाने वाले, अभी नहीं बढ़ा रहे, अगली टर्म में बढ़ा देंगे। इस बात की कुछ ना कुछ जरूर वो अनाउंसमेंट करने वाले थे, ठीक है। मगर अभी क्या हो गया, क्योंकि ओमिक्रॉन ने तो उन्होंने इसको कुछ भी चेंज नहीं करा, एकदम से अनचेंज रख दिया। तो आप समझ गए क्यों करा था और बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ टर्म्स एंड टेक्निकल मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको कहानी पूरी समझा दी है। तो रेपो रेट इज रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, और ये रीपर्चेज ऑप्शन है, इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कहते हैं, मैं सब बता चुका हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई को सेल करते हैं, बदले में पैसा लेते हैं, और एक फिक्स पीरियड के बाद, जो 7 दिन हो सकता है, 14 दिन हो सकता है, ओवरनाइट भी हो सकता है अगले दिन के लिए, उस फिक्स पीरियड के बाद एक प्री डिसाइडेड प्राइस पर उन सिक्योरिटीज को आरबीआई से वापस खरीदते हैं। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट हो रहा है, हम आपसे वापस खरीदेंगे ये, ठीक है। तो ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इससे आरबीआई लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, वो आगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन बांट रहे हैं, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ रही है। और अगर इन्फ्लेशन का डर सताता है आरबीआई को, तो आरबीआई क्या करता है, उस सिचुएशन में आरबीआई कोशिश ये करता है कि भाई आप अब अपनी रेपो रेट को बढ़ाओ। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, उनको हाई रेट पे मिलेगा, वो हाई रेट पे लोगों को पैसा देंगे, तो घर खरीदने वाला जब लगेगा लोन बहुत महंगा है, नहीं भाई नहीं खरीदते। कार वाले कुछ लोग कहेंगे इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम कार नहीं लेना चाहते। बिजनेस वाले कहेंगे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम बिजनेस नहीं करना चाहते। कोई डिमांड साइड पे आप क्या कर रहे हैं, आप जो है डिमांड साइड को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर बिजनेस लोन नहीं लेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो आप डिमांड को कम कर रहे हैं। कंजम्पशन भी जो है डिमांड का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट भी डिमांड का पार्ट है, उसको कम करते हैं। डिमांड साइड पे आप डिमांड को जब कम करते हैं तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है कि इन्फ्लेशन कम होता है, कूल डाउन करता है। तो लिक्विडिटी रेगुलेट करने के लिए आरबीआई यूज करता है इसको। मैंने बता दिया कम करने का क्या असर होगा, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा तो उसका क्या असर होगा, ठीक है जी। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब इसी के साथ कनेक्टेड एक और चीज को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है, देखिए क्या है कि अगर कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा पड़ा हुआ है जो उनको किसी को देना नहीं है नियर फ्यूचर में, अभी हफ्ते के लिए 14 दिन के लिए किसी को देना नहीं है, तो उस पैसे को वो क्या करें, उस पैसे को वो सेंट्रल बैंक को दे सकते हैं, उसको जमा करा सकते हैं। और जब उस पैसे को सेंट्रल बैंक के पास जमा कराएंगे, बदले में उनको क्या मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ये है रिवर्स रेपो रेट। इससे भी आप लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं। कैसे, अगर आप रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं तो कमर्शियल बैंक्स को इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो पैसे को लोगों को ना देकर आरबीआई को दे दें। तो कमर्शियल बैंक्स पैसा, अगर उनको सेंट्रल बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, जो उनके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं वो लोगों को लेंड करने के बजाय आरबीआई के पास रख देंगे। तो इससे इकोनॉमी लिक्विडिटी की कमी आ जाएगी। और अगर आप इस रिवर्स रेपो रेट को कम करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक है लगेगा आरबीआई को पैसा देके क्या मिलना है, कुछ तो मिलने, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है, तो वो उस पैसे को आरबीआई के पास रखने की बजाय कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी उनके पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वही बहुत ज़्यादा कम होगी, तो वो क्या करेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लेंड करना स्टार्ट कर देंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी।
तो रेपो रेट क्या है, जहां पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से जब बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जहां पे कमर्शियल बैंक्स जब आरबीआई को लेंड करते हैं, मतलब आरबीआई को लेंड नहीं करते, आरबीआई के पास एक्स्ट्रा फंड्स रखते हैं, तो उस समय जो उनको इंटरेस्ट मिलता है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है जी। तो इससे आरबीआई क्या करता है, इकोनॉमी के अंदर जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। कहानी सिर्फ लिक्विडिटी की है। ये बता चुका हूं मैं आपको, ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन, हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, द आरबीआई इंक्रीजेस रिवर्स रेपो रेट. It encourages banks to park more funds with the RBI to earn higher returns on excess funds. Banks are left with lesser funds to extend loans and borrowings to customers. तो इसका मतलब समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये ओवरनाइट, ये जो फैसिलिटी है ये ओवरनाइट लोन्स के लिए। आपने आज पैसा लिया, कल देना है। और ये कमर्शियल बैंक्स के अलावा किसके लिए, शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए। जो आरबीआई की एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर जो बैंक्स हैं वो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, और उस लिस्ट से बाहर अनशेड्यूल्ड बैंक्स हैं। तो अनशेड्यूल्ड बैंक्स की जो कैपिटल होती है वो रिजर्व कैपिटल जो 5 लाख से कम होती है। ठीक है, उसकी बहुत सारी और कंडीशंस हैं, मैं खैर उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। तो ये जो फैसिलिटी है, पहली बात तो ये शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए, रेपो रेट कमर्शियल बैंक्स के लिए थी। शेड्यूल्ड बैंक्स को आरबीआई ओवरनाइट लोन की फैसिलिटी दे रहा है। आज आप लेंगे, कल वापस करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा जी आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इसका मतलब बिल्कुल वही है। अगर आरबीआई इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को रिड्यूस करता है तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा आता है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है तो वो क्या करते हैं, मार्केट में ज्यादा लोन बांटते हैं, या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन बांटते हैं। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन बांटेंगे तो ज्यादा लोग लेने आ जाएंगे, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमी के अंदर जो सेलर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका माल बिकता है। माल बिकेगा तो इकोनॉमी रिसेशन में जाने से बच जाएगी, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोग काम कर पाएंगे। ठीक है भाई, अगर मैं फर्म चलाता हूं, मेरा सामान बिकेगा तभी तो वर्कर्स को हायर करूंगा प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा हायर करूंगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर। मगर फिर दूसरा भी इसका एस्पेक्ट मैं बता चुका हूं आपको कि इसका दूसरा एस्पेक्ट यह है कि ज्यादा डिमांड होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसको भी फिर आरबीआई को कंट्रोल करना होता है। तो ये ओवरनाइट फंड्स की फैसिलिटी के लिए है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, किसके लिए, शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए। मैं बता चुका हूं ये बात आपको। ठीक है जी। अच्छा, अगर कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक्स के पास पैसे की दिक्कत है तो उसको, उस कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई उनको जो लेंडिंग करता है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है। अब देखिए स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ता है, जो मुद्दे की बात है। जब अगर कभी ऐसा होगा कि आपने रेपो रेट को, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को कम किया है, आरबीआई ने अगर कम किया है, तो उससे होता क्या है, जैसे मैंने बता दिया आपको कि बैंक्स कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब आगे लेंडिंग करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास जो पैसा ज्यादा आ जाता है उनके पास, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो पैसा ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आ जाती है, लिक्विडिटी के कारण वो ज्यादा सामान खरीदने लगते हैं। फर्म्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी दोनों तरफ से बढ़ रही है। एक तो फर्म्स को जो लोन लेना है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, एक उनकी सेल बढ़ जाएगी, तो फर्म्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो राइज करती है। ऐसे सेक्टर जहां पे लोग अक्सर लोन लेकर ही सामान खरीदते हैं, आप कार लेने जाते हैं, मैं शायद ही ऐसे किसी आदमी को जानता हूं जो चाहे जेब में पैसे पड़े हो तो भी बिना लोन लिए कार लेता हो, शायद ही किसी को जानता हूं। अलग अलग रीजन सबके, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब कार लेने जाते हैं तो लोन लेकर ही कार लेते हैं, भले उसके 6 महीने में पैसा वापस कर दें, 1 साल में कर दें, 2 साल में कर दें, लेकिन कार लेते समय लोन लेकर कार लेते हैं। घर लेते हैं लोग तो लोन लेकर घर लेते हैं। तो वो सेक्टर्स, वो फर्म्स जहां पे गुड्स की सेल ही लोन के बेसिस पे होती है, उनके ऊपर इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट को, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को कम किया है तो इसका मतलब यह है कि उनकी सेल बढ़ने वाली है। ऐसे सेक्टर्स को इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और जब कभी आरबीआई इन रेट्स को बढ़ाएगा, बहुत समय हो गया इनको कम रखे हुए, कभी अभी ओमिक्रॉन आ गया, नहीं आता तो अभी इंडिकेशन देता, और अगर आज इंडिकेशन देता बढ़ाने वाला हूं तो स्टॉक मार्केट बढ़ने की बजाय गिर रही होती। और कौन से सेक्टर गिर रहे होते, जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो गिर रहा होता, ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो गिर रहा होता। डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इनके ऊपर इसका। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट को के जो लोग हैं उनको क्या देखना होता है, क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है। मार्केट हमेशा प्रीएम्प्ट करती है, मार्केट बाद में रिएक्शन नहीं देती, मार्केट पहले रिएक्शन देती है। ठीक है, इसलिए जैसे ही 10 बजेंगे और आरबीआई गवर्नर अनाउंसमेंट शुरू करेंगे, शेयर मार्केट में एकदम से वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, ऊपर नीचे, जब एकदम क्लियर हो जाएगा इस डायरेक्शन में आप हो गया, उसके बाद उस डायरेक्शन में मार्केट चल पड़ेगी।
ठीक है। तो हमको ध्यान ये रखना होता है क्या कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कभी भी यहाँ से आगे अगली मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी में आएगी तब या उसके बाद जब कभी भी आरबीआई इन रेट्स को बढ़ाएगा तो उन सेक्टर्स पे असर पड़ेगा जिन सेक्टर्स की सेल लोन के बेसिस पे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बात क्लियर होगी सारी कहानी। रेपो रेट क्या है, मैंने देखिए आपको एक बर्ड्स आई, मैंने बहुत टेक्निकल चीजें इस्तेमाल नहीं करी इसके अंदर। मैंने टी बिल्स का जिक्र किया। टी बिल्स 1 साल से कम के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। अगर आप सरकार को पैसा उधार देते हैं और सरकार उस पैसे को बदले आपको जो सर्टिफिकेट देती है उसको बॉन्ड्स बोलते हैं। अगर 1 साल से कम के तो उसको टी बिल्स बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बैंक्स को अपने पास रखने होते हैं एसएलआर के अंदर। तो मैंने टी बिल्स का जिक्र किया था इसमें, तो एक हल्का सा आपको आइडिया दे दिया। बहुत टेक्निकल चीज़ों का मैंने जिक्र नहीं किया है, बहुत बेसिक बेसिक बातें आपको समझाने की कोशिश की है कि जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं भी जानते हैं वो एटलीस्ट ये समझ पाएं कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है इसका हम पे क्या असर पड़ता है। हम पे डायरेक्टली भी असर पड़ता है। ठीक है, हम पे डायरेक्ट असर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होंगे इससे। और इनडायरेक्ट असर क्या है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट हमारी या तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है जी, तो ये मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का, ताकि आपको मैं एक आइडिया दे सकूं इन सब बातों का मतलब क्या है। और अगर किसी को इस बारे में कोई, फिर से बता रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक हमारे पास कोर्स है मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स का, अगर आप करना चाहते हैं उस कोर्स को, हमारे पास उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो क्लासेस हैं, तो नीचे मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।